तो आमतौर पे जितनी भी हेल्पलाइंस हैं दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर देम, बिकॉज जब एक सर्वाइवर कॉल कर रहा है तो वो उनको अगर ठीक से सर्विसेज नहीं मिलती या वो उनको अगर कोई ठीक से गाइड नहीं करता तो देर आर लाइक सोशल और फिजिकल रिpercussions ऑन दैट। तो एंड ऑल्सो आई फील कि अगर उसको जो सर्वाइवर है उसको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, दे वुड ऑल्सो लूज ट्रस्ट ऑन द हेल्पलाइन इटसेल्फ। तो हाउ डू यू मेक श्योर, या आमतौर पे जो हेल्पलाइंस ऑपरेट करती हैं, हाउ डू दे मेक श्योर कि देर इज अ सुपरविजन ऑन द people who are responsible to respond to the survivors, or there is a system in place which is flawless? आई थिंक इसका जवाब थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट की हेल्पलाइंस को देखते हैं सो वो किसी स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर हेल्पलाइंस बनी है। अगर आप इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स देखें तो हेल्पलाइन जीबीवी की हेल्पलाइन को इस्टेब्लिश करने से पहले बहुत सारे स्टेप्स करने होते हैं और उसके बाद आप सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। हमारे यहाँ सर्विस प्रमोट हो जाती है, उसका फीता कट जाता है, उसके बाद फिर जब लोग अप्रोच करना शुरू करते हैं तो फिर ट्रायल एंड एरर बेसिस पे चीज़ें चल रही होती हैं। सो आई थिंक आई एग्री विद यू कि बहुत सेंसिटिव है। अगर एक खातून कॉल करी है, उस तक एक नंबर पहुंचा है, उसने उस नंबर को रीच आउट किया, शी इज़ इन नीड। अब आपके पास वो प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है वो उसका मसला नहीं है, वो आपका मसला है। आपने उसको सर्विस के बारे में बता दिया, अब उसने अप्रोच कर लिया, अब आपने कैसे डील करना है। अगर हम देखें तो जो एसओपीज़ हैं बहुत सारी हेल्पलाइंस के, वो एसओपीज़ भी नहीं बने हुए होते। अगर बने हैं तो वो नोटिफाइड नहीं है, अगर वो नोटिफाइड भी हैं तो उस पर कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं है, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं है। सो ये हेल्पलाइन बहुत ईजी लगता है। कोविड में भी अगर आप देखें तो बहुत सारी हेल्पलाइन स्टार्ट हो गई थी। द रीज़न इज़ हेल्पलाइन में समझ ये आता है आपको एक फ़ोन चाहिए, स्टाफ चाहिए, एक कमरा चाहिए, हेल्पलाइन स्टार्ट हो जाएगी। इट्स नॉट दैट सिंपल। Right. हेल्पलाइन अगर आपने स्टार्ट करनी है उससे पहले आपको कुछ मेजर्स लेने हैं, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें डिफाइन करनी है, कि उससे पहले आपको रेफरल्स बनाने हैं, उससे पहले आपको अपना कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि जब आप जीबीबी की हेल्पलाइंस की बात करते हैं तो बहुत सेंसिटिव एक नेचर है। फिर आप जब स्टाफ ऑन बोर्ड ले रहे हैं वो कितना कैपेसिटेटेड है। कुछ हेल्पलाइंस के साथ जब हमें काम करने का मौका मिला तो जो स्टाफ ऑन बोर्ड है उसने हेल्पलाइंस के साथ कभी काम नहीं किया। अब इसमें एक इशू ये भी है कि अगर आप जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करते हैं सो हमें तो पढ़ाया ही नहीं जाता। मतलब जो मेरी एजुकेशनल अगर मैं अपना देखूं तो किसी भी हमारे कोर्स का हिस्सा ही नहीं था कि जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या होता है, इसको Right. डील किस तरह से करना है, Even इसको as a psychologist. एज अ साइकोलॉजिस्ट। Right. सो जब आपको एक चीज़ पढ़ाई नहीं जा रही और फिर उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको उस तरीके से नहीं मिल रहा, एक जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, आप अप्लाई करते हो और वहाँ पर कोई कैपेसिटी बिल्डिंग मैकेनिज्म भी नहीं है कि आप पहले इस ट्रेनिंग से गुजरोगे, इस ट्रेनिंग से गुजरने के बाद फिर आप कॉल्स लेना शुरू करोगे, वो भी नहीं है। तो आई थिंक फिर वो जो सेंसिटिविटी है वो सेंसिटिविटी तो रहेगी कॉलर की, लेकिन आप उसको डील कैसे करते हैं फिर वहाँ पर चैलेंजेस आएंगे। एंड एब्सोल्युटली अगर कोई एक जैसा मैंने अपनी हेल्पलाइन का भी आपको कहा है कि टॉप 3 सोर्सेज के अंदर फ्रेंड्स एंड फैमिली आती है। सो अगर किसी ने अप्रोच किया और उसको सर्विसेज बहुत अच्छी मिली हैं, उसको हेल्प आउट, उसको लगा कि हाँ ये इट वर्थ, तो वो आगे प्रमोट भी करेंगे। लेकिन अगर उनको लगा कि नहीं मुझे कोई हेल्प आउट नहीं किया गया तो वो आगे आपकी सर्विसेज को प्रमोट भी नहीं करेंगे। Right. सो इनफैक्ट वो कहेंगे कि इस हेल्पलाइन पर कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक जो एक इसके साथ जो चीज़ जुड़ी हुई है वो ये कि जब कोई हेल्पलाइन इस्टेब्लिश होती है तो उस हेल्पलाइन के जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं उस पर उसको बहुत ज़्यादा उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। कोविड ऑनवर्ड्स आपको पता है रोज़ इन कोलैबोरेशन विद यूएनएफपी जो हेल्पलाइंस स्ट्रेंथनिंग है उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और इनफैक्ट हमने लास्ट ईयर एक कॉन्फ्रेंस भी की थी हेल्पलाइन जीबीवी हेल्पलाइंस की। इट वाज लाइक फर्स्ट काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस जो हमने एमओएचआर और एनसीएसडब्ल्यू के साथ मिलकर की थी। और उसकी रिकमेंडेशंस के अंदर भी यही चीज़ें थी कि गाइडेंस ही नहीं होती। अब केस आता है तो फिर उसको टच केस को डील कैसे करना है। रोल ऑफ सुपरवाइजर इज़ नॉट डिफाइंड। जब हेल्पलाइन स्टार्ट हुई तो कुछ टाइम के लिए कुछ के पास सुपरवाइजर थे, कुछ के नहीं थे। इवन उन कॉन्फ्रेंस के आखिर में कुछ रिकमेंडेशंस भी निकल के आई कि अगर हेल्पलाइंस ने कोऑपरेट करना है और ये भी नहीं होना चाहिए कि पंजाब में एक डिफरेंट तरीके से जीबीवी सर्वाइवर्स को डील किया जा रहा है, केपी में डिफरेंट तरीके से, बलूचिस्तान में डिफरेंट तरीके से। तो जो नेशनल लेवल पर अगर आप सर्विसेज की बात करते हैं तो एटलीस्ट स्टैंडर्डाइज सर्विसेज होनी चाहिए, उनके डाटाबेस स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। अगेन एमओएचआर के साथ मिलकर ही हमने जो इस साल भी इन हेल्पलाइंस को जब कैपेसिटेट किया, और जो मैं आपको कह रही हूँ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स ये कहते हैं कि प्री रेक्विजिट्स होने चाहिए। सो कुछ चीज़ें हमें लगी कि शायद अगर वो स्टेप्स
पूरे होते तो बहुत इफ़ेक्टिव हो सकती थी ये हेल्पलाइन। एंड इन फ्यूचर अगर इसमें थोड़ा सा एक इशू ये भी आता है कि समटाइम्स जो ओवरऑल एक चीज़ लगती है वो ये कि पर्सनैलिटी ड्रिवन चीज़ें ज़्यादा हैं। सो समटाइम्स जो टॉप लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और वो फिर इंश्योर करते हैं कि ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से सेंसिटिवली डील हो रही हों। समटाइम्स टॉप लीडरशिप को इतना आइडिया नहीं होता, या वो उसकी सेंसिटिविटी कह लें, या उस तरह से चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे होते कि इन सारी चीज़ों की सर्विसेज की जो एथिकल कंसिडरेशन है उसको इंश्योर कर सकें। टोटल जो जीबीवी की हेल्पलाइंस हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं वो आपके ख्याल से कितनी होंगी? गवर्नमेंट की हेल्पलाइंस की बात करें अगर हम, तो डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन अगर हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जैसे मैंने कहा पंजाब के अंदर पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, अगर हम इनकी, और फिर इस्लामाबाद में MOHR, आई थिंक 7 हेल्पलाइंस। तो क्या ये 7 हेल्पलाइंस, व्हाई कांट वी हैव वन? मतलब रादर देन फॉर विमेन टू मेमोराइज 7 नंबरों को याद करना और फिर ये भी याद रखना कि कौन सी रेलेवेंट है कौन सी नहीं है, इट फील्स वेरी काउंटर इंट्यूटिव। तो ऐसा प्रैक्टिकली क्यों नहीं हो पा रहा या नहीं हो पाया कि हमारे पास एक ही हेल्पलाइन हो और जो कि सेंट्रली ऑपरेट करती हो और जो रेफर कर दे दूसरी हेल्पलाइन को या दूसरे रेलिवेंट डिपार्टमेंट को? व्हाट डू यू थिंक, व्हाई वी डोंट हैव वन हेल्पलाइन डीलिंग विद जीबीवी केसेस स्पेसिफिकली? जब मैंने रोज़न ज्वाइन किया था तो हमारी यूथ हेल्पलाइन थी, उस टाइम हमारी हेल्पलाइन यूथ के इश्यूज़ को डील कर रही थी, एंड इन 2012 ये फिर रोज़न हेल्पलाइन हुई। तब ये था कि सारी यूथ हेल्पलाइन सबकी अलग अलग है, ये एक हेल्पलाइन क्यों नहीं हो सकती, और ये एको करती है ये बात बार बार कि एक हेल्पलाइन क्यों नहीं हो सकती। आई थिंक 18 अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल मैटर है, प्रोविंसेस उसको किस तरह से लेके चलते हैं, फिर हर डिपार्टमेंट डिफरेंट तरीके से लेके चल रहा है। सो नेशनल लेवल पर कोई एक हेल्पलाइन करने के लिए आई थिंक एक प्लेटफॉर्म या एक कोई डिपार्टमेंट इनिशिएट उस तरह से पूरा प्रोसेस जो है उसको ओन करे। इस पे डिस्कशंस बहुत दफ़ा होती हैं, हो भी रही हैं, बट आई डोंट नो कि कितना प्रैक्टिकल होगा इस तरह से इस कोई एक और नंबर इंट्रोड्यूस कराना, बिकॉज आप जब आप ये बात कर रहे हैं कि एक हेल्पलाइन होगी, अब वो ऑपरेट किस तरह से होगी, वो रेफ़र किस तरह से होगी। अभी भी अगर हम देखें तो हर हेल्पलाइन डिफरेंट तरीके से ऑपरेट हो रही है, उसका डेटाबेस डिफरेंट तरीके से। जब आप इसको सेंट्रलाइज करने की बात करते हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी हम जब पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं इस हेल्पलाइन के साथ, सो वहाँ पर एक इशू है कि विद इन पंजाब अगर कोई कॉल आती है और आपने इसको रेफ़र करना है टू अदर डिपार्टमेंट, सो पुलिस के क्या अलग डेटाबेस है, प्रोसिक्यूशन का अलग डेटाबेस है, हेल्थ का अलग डेटाबेस है, हेल्पलाइन का अलग डेटाबेस है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर जो दारुल अमान है उनका अलग डेटाबेस है, तो वो उसको इंटीग्रेट करना इतना मुश्किल है। फिर अगर आप प्रोविंसेस की बात करते हैं, सो इट्स नॉट ओनली जस्ट प्रोवाइडिंग वन नंबर, इट आई थिंक इसका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म किस तरीके से होगा, Right. इसका ये कैसे एक दूसरे को रेफ़र होंगी, फिर अकाउंटेबिलिटीज़ के साथ जुड़ी हुई है, तो इट्स अ कंप्लीट एक्सरसाइज। और अगर फॉर मी अगर नेशनल लेवल पर ना भी हो, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पर जितनी हेल्पलाइंस है, अब जिन हेल्पलाइंस का मैंने आपको कहा, ये 3 डिपार्टमेंट्स के नाम लेके आपको Right. कहा, PDMA की अलग हेल्पलाइंस होती हैं, उसके अंदर भी GBV का एक लाइन अलग होती है। सो बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं। जब हम काम करना शुरू करते हैं देन वी गॉट टू नो कि अच्छा बहुत सारी हेल्पलाइंस इस टाइम पे काम कर रही हैं। तो वो जब तक कंसोलिडेटेड नहीं होंगी, लेकिन वो कैसे होंगी इज़ अ बिग क्वेश्चन। Right. Because I was talking to Abe Akram a few days back, podcast पे, and she mentioned about there is one particular helpline for people with disabilities as well. यस, तो I got to know कि ना सिर्फ गवर्नमेंट की बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं बट NGOs की भी अपनी बिल्कुल ऐसा हेल्पलाइंस ही हैं, है। तो बहुत सारे बहुत सारी numbers, and then हेल्पलाइन। I think I really hope we get to have any consensus of having one helpline that serves the purpose.